हाँ तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वह है प्रकाशिकी। दोस्तों अपना पार्ट 1 पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और आगाज आज का हो रहा है पार्ट 2 का। दोस्तों पार्ट 2 में पहला जो आपका इकाई होने वाला है प्रकाशिकी का, और आपका जितना भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है सबसे ज़्यादा अगर नंबर आने वाला है तो इस प्रकाशिकी से नंबर आने वाला है। बहुत ही आसान है चैप्टर दोस्तों, बस आपको धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। आपको एकदम कंटिन्यूसली वीडियो को देखने की ज़रूरत है। बढ़िया से वीडियो को देखते चलिए, हर एक चीज़ का बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए। और प्रकाशिकी में जो आपका 13 नंबर का प्रकाशिकी आएगा भैया, कितना 13 नंबर का आएगा। और 13 नंबर में दोस्तों आप देखोगे कि आप लोग जो है कम से कम 11, 12, 13 तो फिक्स करने वाले हो। लंबा चलने वाला है प्रकाशिकी, छोटा चैप्टर नहीं है दोस्तों। अपने को एकदम डरना नहीं है, बस ज़रूरत है कि शुरू से एकदम बने रहने की। एकदम मैं आपको जीरो लेवल से प्रकाशिकी को पढ़ाने वाला हूँ। ये मैं मान के चलने वाला हूँ कि आपने प्रकाश कभी पढ़ा ही नहीं है। तो अगर कभी पढ़ा नहीं है तो आपको कैसे अपने को पढ़ना है और कैसे जीरो से शिखर तक पहुंचना है, ये सब मैं आपको पहुंचाने वाला हूं। बस ज़रूरत है आपको मेरे साथ बने रहने की, मेरे साथ वीडियो को देखते रहने की, हर एक चीज़ को बढ़िया से नोट्स करने की। जब आप नोट्स बनाते रहोगे तब आप देखोगे कि जो आपका नोट्स है ना वह कितना बेहतरीन, कितना ज़बरदस्त नोट्स है। तो शुरू करते हैं, देर किस बात की, इस शानदार जानदार क्लास का आगाज़ करते हैं। और भाई राधे राधे का नाम लेते हुए अपने क्लास का शुरुआत करते हैं। तो भाई कमेंट बॉक्स में छाप देना एक बार राधे राधे, और सब लोग शुरू करते हैं इस शानदार जानदार क्लास को। तो दोस्तों प्रकाशिकी ऑप्टिक्स होता क्या है, पहले हम लोग प्रकाशिकी जाने ना। प्रकाशिकी वर्ड जो है उस प्रकाशिकी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जो प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं वह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। प्रकाशिकी किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान। भाई भौतिक विज्ञान का पार्ट हो गया, समझो ये भौतिक विज्ञान की शाखा हो गई। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, देखो लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित ढेर सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। अब घटनाओं में जैसे परावर्तन नाम सुना आपने ना, परावर्तन प्रकाश की घटना है। परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का व्यतिकरण हो गया, प्रकाश का ध्रुवण हो गया, प्रकाश का विवर्तन हो गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया। ये सब दोस्तों जितना मैंने नाम लिया ये सब चीज़ हम लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, एकदम धीरे धीरे पढ़ने वाले। सब कुछ चीज़ आपको मिलने वाला है कि हाँ प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों ये मैं अभी इस पर नहीं आ रहा हूँ, अभी हम लोग बस इसलिए बता रहे ताकि आपको पता चले हाँ ये सब चीज़ पढ़ेंगे एकदम मज़ा आ जाएगा कि ये सभी चीज़ें प्रकाश की घटनाएं कहलाती हैं जो मैंने नाम लिया। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करें, प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करें, वही शाखा क्या कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है, ऑप्टिक्स कहलाती है, ठीक है। अब दोस्तों अब अपना यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन। तो दोस्तों ये प्रकाश आया ना, तो ये हम लोग शुरुआत करते हैं अपना कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश हम लोग कहते किसे हैं, ठीक है। दोस्तों हेडिंग हमने डाल दिया प्रकाश किसे कहते हैं। अब आप बहुत पहले आपने कभी जरूर ना करूँ प्रकाश पढ़ा हुआ है कि प्रकाश क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। दोस्तों अपने को प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा तो है ही है, लेकिन वह ऊर्जा जो है आप देखते हो कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकती है, निर्वात में भी चलती है। ये चल सकती है क्या? चलती है। जब प्रकाश निर्वात में चलती है तो निर्वात में जो तरंगें चलती हैं उन तरंगों को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश निर्वात में चलती है, इसलिए प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो मैं डिफिनीशन जो प्रकाश की लिखा हूँ वो लिखा हूँ जिसे आपको 1 नंबर प्रकाश की परिभाषा से मिले। पूछता है प्रकाश एक प्रकार की है,
ठीक है, वहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग में कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इस पे आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी आप इतना जानो कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है। मैंने यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग अभी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारी घटनाएं अनुप्रस्थ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इतना जानते रहो, क्योंकि एक नंबर के लिए हमें ये पता होना चाहिए प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। या आप थोड़ा जानो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, पिछली वाली जो पार्ट 1 की लास्ट चैप्टर थी, मैंने वहाँ पे आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ाया हुआ है। हर एक न्यूमेरिकल, हर एक टॉपिक को कराया हूँ। अगर नहीं सीखे हो, एक बार विद्युत चुम्बकीय तरंग को देख लेना, तब आपको लगेगा हाँ वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंग है क्या। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते किसे हैं, वहाँ पर आप देखोगे ना वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो हमारी आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है। मतलब हमारी आंखों की जो तंत्रिकाएं होती है उसको जागृत करती है, जिसके माध्यम से सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो हमारी आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है, और जिसके माध्यम से हम सभी वस्तुओं को क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग, यहाँ पे तरंग आया है, तो तरंगे तो भाई कई प्रकार की होती है। एक होती है दृश्य तरंगे, एक होती है पराबैंगनी तरंगे, एक होती है अवरक्त तरंगे कह सकते हैं। तो ढेर 7 प्रकार की तरंगों को मैंने आपको बताया। रेडियो तरंगे, ठीक है, गामा तरंगे, तो 7 प्रकार की तरंगों को बताया। तो मैंने अब ये जो दृश्य तरंगे होती हैं, मतलब जो अपना विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कई प्रकार की होती हैं। उन कई प्रकार की तरंगों में जो अपना प्रकाश है, यानी जिसको हम देख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दृश्य प्रकाश। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वह क्या होती हैं? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती हैं। ये दोस्तों आपको डाटा याद होना चाहिए कि जो दृश्य प्रकाश वह प्रकाश होता है या वह प्रकाश तरंगें होती हैं जिन तरंगों को हमारी आंखें देख सकती है। ऐसा नहीं कि 3900 के नीचे कोई तरंग नहीं है, 3900 के नीचे भी तरंगे हैं, लेकिन हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती। 7800 के ऊपर भी तरंगे हैं, लेकिन हमारी आंखें उनको नहीं देख सकती। जिसको हमारी आंखें देख सकती हैं उनको हम लोग बोलते हैं दृश्य प्रकाश तरंगे, और उनकी तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ये मैंने लिखा कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ये दोस्तों आपको पता है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, तभी तो हम लोग छतरिया को लेकर के धूप से बच पा रहे हैं। नहीं तो पता है क्या होता है? धूप आता, छाती पे टकराता, और छाती पे टकराने के बाद ना सीधे कर नहीं चलता, ऐसे होकर के ऐसे मारता। चलो भाई कहाँ बच के जाओगे हमसे। लेकिन ऐसा होता है क्या? एकदम नहीं होता दोस्तों, कि मतलब कि आए छाते पे टकराने के बाद वो वापस चली जाती है। ऐसा नहीं होता है कि टकराने के बाद घूम करके आए, मुंह पे हमारे फोकस मारे। ठीक है, जैसे कैमरा मैन वाला जो शादी में जब खाते रहो कुछ ना, तब फोकस मारता रहता है, तो ऐसा नहीं होता है ना। वो क्या करता है? सीधे टकराता है छाते में, टकराने के बाद वापस चला जाता है। ठीक है, तो प्रकाश सदैव क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है, इसीलिए हम लोग छाते लगा करके धूप से बच पाते हैं। और देखो भाई, प्रकाश को चलने के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता तो नहीं होती है, इसीलिए प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है? क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों जो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, लेकिन जो प्रकाश की चाल होती है, ठीक ना, परंतु इसकी जो चाल, प्रकाश की जो चाल है वह माध्यम पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ? माध्यम पर डिपेंड करने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि हर एक माध्यम में इसकी चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात हुआ, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या दोस्तों कभी कभी आपको ये ऑप्शन ना दे करके ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो सबसे ज़्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो प्रकाश की चाल, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं हो रही है, बिना माध्यम के तो चल लेगी, लेकिन जो इसकी चाल है ना, वह चाल इसकी माध्यम पर निर्भर करती है। और सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होती है? वायु या निर्वात में होती है। ठीक है, कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है।
अब दोस्तों ये डाटा तो अपने को याद था, शायद हमें लगता है कि आप लोगों को पहले से आता, लेकिन कुछ डाटा मैं और लिख रहा हूँ। जैसे जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल, ये डायरेक्टली कभी कभी अपने को एक नंबर पूछ लेता है कि जल में प्रकाश की चाल होती है 4 ऑप्शन, निर्वात कांच में प्रकाश की चाल होती है ऑप्शन। तो कुछ चीज़ें जब अपने को याद रहेंगी ना तो और मज़ा आने वाला है प्रकाशिकी को पढ़ने में, प्रकाश को पढ़ने में एकदम दिल खुश हो जाएगा, कहोगे वाह मज़ा आ रहा है। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ें जो आपको एक एक नंबर में जो आपको छपती हैं उसको साथ साथ लेते चलेंगे, ठीक है। अभी देखना, आप आज की क्लास देखना, आपको लगेगा कि प्रकाशिकी के बारे में, उन्हें प्रकाश के बारे में जो चीज़ें पढ़ा है ना वो कुछ यूनिक जरूर है, आपको यूनिक देने वाला हूँ मैं आज की क्लास में, ठीक है। अभी आपको देखते रहो बढ़िया से, पहले इतना नोट कर लेना भाई, मैं साइड हो गया हूँ, इसको वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से एकदम छाप लेना। चलो भाई मिटाते इसको। मैंने देखो प्रकाश शुरू किया हुआ है, प्रकाश में आप देखो आज मैं आपको प्रकाश में बहुत सारी चीज़ों को सिखाने वाला हूं जो आप सीखोगे, आपको लगेगा सर सीधा सीधा एक नंबर में ऐसा कई बार छपा हुआ है लेकिन मैंने कभी इसको याद कर नहीं पाया। तो आज मैं आपको इसी क्लास में सब कुछ याद करा देने वाला हूं और लगेगा आपको हाँ हमने प्रकाश के बारे में जो कुछ पढ़ा है ना, वाह भाई क्या गजब का पढ़ा हुआ है। अभी तो दोस्तों आपने देखा कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, निर्वात में होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और देखो जल में प्रकाश की चाल, ठीक है, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, भाई ये जानते रहो एकदम, जल में प्रकाश की चाल दोस्तों जो होती है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कांच वाला भी लिख लेते हैं, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल। अब ये देखो, अभी ये नहीं कि अब सोचो कि भाई हाँ लाओ कम से कम 10 टेबल बना करके सबका प्रकाश की चाल याद करें, नहीं भाई, जो अपनी एग्जाम में आता है, जो बार बार आता है। कभी कभी हमको ये होता है ना, जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल अपने को याद रहेगा तभी न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, न्यूमेरिकल में भी इसका मान देता ही नहीं है, अपने को निकालना पड़ता है, मतलब याद करना पड़ता है कि हाँ याद करेंगे तभी उस न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे, एक एक नंबर के न्यूमेरिकल को। तो कांच में प्रकाश की चाल जो है, कांच में प्रकाश की जो चाल है वह कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दोस्तों आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो कि अगर देखो जल है और कांच है, जल और कांच में सघन कौन है। देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने जा रहा हूँ धीरे धीरे आपको। जल और कांच में सघन कौन है, आप तुरंत बताओगे सर कांच जो है सघन है, जल क्या है विरल है, और जल और निर्वात में, अरे निर्वात तो एकदम विरल है, वहाँ पे कोई कल है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे माध्यम सघन होता जा रहा है, जैसे जैसे माध्यम सघन होता जा रहा है प्रकाश की चाल घटती जा रही है, जैसे जैसे माध्यम सघन होता जा रहा है प्रकाश की चाल घटती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, ठीक है ना। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। इस बात को भाई पहले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा, प्रकाश की चाल ज़्यादा, जबकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल कम होती है, प्रकाश की जो चाल है वह क्या होती है, कम होती है, ठीक है। चलो भाई ये तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, विरल माध्यम में, सबसे कम कहाँ होती है, सघन माध्यम में। अच्छा अब विरल माध्यम में सबसे ज़्यादा कहाँ, वायु या निर्वात में, कितनी, 3 × 10⁸। कई बार बोल चुका हूँ, जो नहीं याद हुआ होगा याद हो गया होगा, और याद हुआ होगा तो अब भूलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो, तो अब आपने देखा जैसे मैं मान लूँ यहाँ पर निर्वात है, ठीक है, मैं मान लूँ यहाँ पर निर्वात है, यहाँ पर आपका ठोस है, यहाँ पर नहीं, निर्वात के बाद मैं गैस लेता हूँ, गैस लेता हूँ, फिर यहाँ पे आपका द्रव लेता हूँ, फिर यहाँ पे आपका ठोस लेता हूँ। अब तो आप देख करके समझ जाओगे, अगर मैं पूछूँ आपसे सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ है, तो दोस्तों आप तुरंत कह दोगे यस निर्वात में सबसे ज़्यादा। सबसे कम कहाँ पे, ठोस में, सबसे ज़्यादा निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव में, तब जाके दोस्तों बारी आती है
ठोस की। तब जाके बारी आती है ठोस की कि हाँ सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ हो गई, निर्वात में हो गई। ठीक है, इतनी बात याद हो गई। 2 डाटा हमने आपको बता दिया, 3, ठीक ना, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा मैंने आपको बताया दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वही मैंने बताया 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 78 एंगस्ट्रॉम के बीच, ये आपको याद होना चाहिए। चलो भाई आगे धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं। और देखो भाई प्रकाश में क्या होता है दोस्तों, जो प्रकाश होता है ना, वह प्रकाश जो है, अच्छा एक चीज़ और लिख लेते हैं अभी। प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है, इसको भाई लिख लो। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है, ठीक है। ये भी दोस्तों देखो 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको कंपटीशन वाला जब एग्जाम दोगे ना इंटर बाद, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी इंटर बाद आप कंपटीशन देने के लिए चलोगे, अब कंपटीशन की पहले किताब पढ़ोगे। जैसे मान चलो आपको पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना है, आपको कुछ और छोटी मोटी परीक्षाओं का एग्जाम देना है, तो वहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको। कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए ना, कुछ इस तरीके से पढ़ा जाए कि यहाँ पे इंटर के साथ साथ अपना बहुत सारा चीज़ भी तैयार होता रहे, और लगे जब इंटर के बाद जो तैयारी करने जाओ ना, तो वहाँ पे लगे कि हाँ भाई हमने इंटर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। चलो भाई और देखो, और प्यारी प्यारी बातें हम लोग प्रकाश की सीखते हैं। प्रकाश दोस्तों जो होता है ना, प्रकाश 7 रंगों का समूह होता है। कितने रंगों का समूह होता है? प्रकाश 7 रंगों का समूह होता है। प्रकाश 7 रंगों। अब ये 7 रंगों का नाम दोस्तों आप हो सकता है इंग्लिश में या हिंदी में याद किए हो या इंग्लिश में याद किए हो, आप जो भी याद किए हो आप वही याद करो। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, VIBGYOR, प्रकाश 7 रंगों, VIBGYOR, या बहुत सारे लोग हिंदी में याद किए रहते, वैनी आह पिनाला, जैसे भी आप याद किए हो वैसे याद किए रहो। प्रकाश 7 रंगों का समूह होता है। ठीक है, प्रकाश 7 रंगों का समूह होता है। और आपको दोस्तों पता है ये प्रकाश जो है ना, प्रकाश को हम कभी देख नहीं सकते, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। अब प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना हुआ है, प्रकाश के माध्यम से सिर्फ वस्तुओं को देखते हैं, प्रकाश का अपना कोई रंग नहीं होता है, ये प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना होता है। ठीक है, प्रकाश 7 रंगों का समूह होता है। 7 रंग कौन कौन से हो गए? VIBGYOR, है ना, VIBGYOR, ये 7 रंगों का समूह होता है। ठीक है, अब दोस्तों इस 7 रंगों के समूह में, अब थोड़ा सा इस 7 रंगों के समूह पे थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर छपते हैं। अभी आप देखोगे कि वाह सर, यही ऐसे तो एग्जाम में 1 नंबर में कई बार आया हुआ है। मैंने क्लास 10 पढ़ा हुआ था, इस चीज़ों को देखा था मुझे, लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन आज आप समझ जाओगे। देखो भाई, इन 7 रंगों में समूह में दोस्तों जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य, वी मतलब होता है बैंगनी, ठीक है, वायलेट, बैंगनी, बैंगनी रंग की जो दोस्तों तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज़्यादा, सबसे कम होती है, सबसे कम। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होती है। जो लाल रंग होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, वह क्या होता है आपका? सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, और देखना भाई, और दोस्तों देखो आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला बताऊं, V बराबर होता है N लैम्डा। V बराबर क्या होता है, बल्कि F में लिखूँ, F, V बराबर F लैम्डा। V बराबर क्या होता है? F लैम्डा, जहाँ पे दोस्तों लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा। मैं आपको बाकी दूसरे फार्मूले से बताऊँ क्या, ऐसे फार्मूले बताऊँ, ये देखो ये वाला फार्मूला बताओ। ठीक है, मैं फार्मूला आपको बताऊं, आवृत्ति को हम लोग न्यू से लिखते हैं ना, न्यू बराबर होता है C/λ, क्योंकि अभी हमने
आपको मैं बताने वाला हूँ कि आवृत्ति न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा जिसका सबसे कम होगा उसकी आवृत्ति क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ये तो फार्मूला होता है, इस फार्मूले से मैं आपको बताऊँ ताकि आपको अभी आगे हम लोग फार्मूला सीखेंगे, जब सीखेंगे तब सीखेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक नंबर की जो चीज़ें आती हैं ना, वो चीज़ें हमारे लिए कन्फर्म हो जाएँ कि हाँ हम उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिसका लैम्डा सबसे कम उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे बैगनी रंग की जो आवृत्ति है, इसकी जो आवृत्ति है वह आवृत्ति क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो जो बैगनी रंग की जो आवृत्ति है वह क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। जबकि दोस्तों लाल रंग की जो आवृत्ति है ना, लाल रंग की जो आवृत्ति है वह आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। तो अब देखो यहाँ पे जब साथ में लिखा रहेगा ना तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा कि जो बैगनी रंग है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जबकि आवृत्ति सबसे ज़्यादा। फार्मूला ये रहेगा न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, जबकि लाल रंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं दोस्तों हम लोग चाल पे आते हैं। चाल जो होता है, चाल जो बैगनी रंग का जो चाल होता है ना, चाल बैगनी रंग का जो चाल होता है वह सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का जो चाल होता है दोस्तों, वह चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। बैगनी रंग की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग की जो चाल होती है वह क्या होती है, सबसे कम होती है। लाल रंग की चाल सबसे कम होने की वजह से, लाल रंग की चाल सबसे कम होने की वजह से वह लाल रंग दूर तक फैलता नहीं है, इसीलिए वह हमें दूर से दिखाई देता है। जब फैल जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हमारे जो सिग्नल होते हैं वह सिग्नल हमारे रेड कलर के बनाए जाते हैं। सिग्नल रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो लाल रंग होता है, लाल रंग की दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, आवृत्ति सबसे कम, चाल सबसे कम होने की वजह से, यानी चाल सबसे कम होने की वजह से वह फैलता नहीं है। जब फैलेगा नहीं, जब दोस्तों फैलेगा नहीं तो वह हमको दूर से दिखाई देगा। ठीक है, इसी पे हम लोग और आगे चर्चा करेंगे कि जो अपना आकाश होता है वह आकाश नीले कलर का क्यों दिखाई देता है। तो वहाँ पे हम लोग बताएंगे कि जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग की चाल जो है सबसे अधिक होने की वजह से पूरे आकाश में फैल जाता है बहुत तेज़ी से, इसीलिए अपने को आकाश नीला दिखाई देता है। ये सब आगे धीरे धीरे चर्चा करने वाले हैं। ये तब कब मज़ा आएगा चर्चा करने में, कब सुनने में, कब पढ़ने में मज़ा आएगा, जब ये चीज़ पहले से आप जानते रहोगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखवा दिया, आपको पहले से याद रहेगा कि जो बैगनी रंग की चाल है वह बैगनी रंग की चाल सबसे अधिक होती है, लाल रंग की चाल सबसे कम होती है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो भाई इतनी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सब जानकारी सुन करके, जान करके मज़ा आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। आज की क्लास में हम लोग इतना जरूर दोस्तों चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे दर्पण पे आएंगे कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, पहले आज की क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन जरूर पढ़ लेते हैं ताकि अगली क्लास में हम लोग दर्पण, डायरेक्ट दर्पण पे शुरू करते हैं, दर्पण क्या होता है। ठीक है, इसको मिटाए भाई एकदम बढ़िया से। चलो भाई मिटाते हैं। ये दोस्तों आपको बहुत बड़ी काम की चीज़ मैंने सब लिखवाया हुआ है और ये आपको बढ़िया तरीके से याद भी होना चाहिए। ठीक है ना, आपको मैं बार बार याद कराता रहूँगा, बार बार पूछता रहूँगा, दोहराता रहूँगा कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा। बताओ आपको ऐसे याद हो गया कि निर्दिष्ट प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, आप तुरंत बताओगे 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, निर्वात में होती है। कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ होती है। बैगनी प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, VIB, GYOR। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा। ठीक है, बैगनी रंग की चाल सबसे ज़्यादा होती है, जबकि लाल रंग की चाल सबसे कम होती है, इसीलिए हमको दूरवा से दिखाई देता है। ठीक है, चलो भाई बस यही सब आपको याद करना है दोस्तों। जब कापी में आप लिखे रहोगे ना तब आप अच्छे से याद कर पाओगे। जब कापी में नहीं लिखे रहोगे कहाँ से याद कर पाओगे, तो आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। चलो भाई आते प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भाई, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि हमारे सर सिलेबस में ये सब कट गया है।
भाई कट गया कोई बात नहीं, ठीक ना, लेकिन ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जब छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आप नहीं समझे रहोगे तब ये जान जाओ कि आगे की चीज़ों को समझने में आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें एकदम जीरो लेवल से समझनी है। जब समझे रहेंगे तो आगे वाली जो चीज़ें ना अपने आप समझ में आने वाली हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इस पे हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। चलो भाई देखो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन होता है क्या, एकदम ध्यान समझो, मजा आ जाने वाला है। ये मैंने ले लिया कोई आपका परावर्तक तल, क्या मैंने बोला, परावर्तक तल ले, मतलब कोई मैंने पृष्ठ लिया और पृष्ठ में देखो ये इसके दो भाग, मतलब दो, जैसे ये आप, मैं एग्जांपल लूँ, जैसे आप ये कोई बुक है, मतलब ये रजिस्टर है, रजिस्टर इसको बोलते हैं, ठीक ना, ये है आपका। तो ये एक पहला मतलब सामने वाला भाग हो गया और ये देखो इसको पीछे वाला भाग हो गया। वैसे ही दोस्तों जो आप अपने घर का शीशा देखते हो ना, उसके भी दो होते हैं, एक जिसपे आप अपना मुंह देखते हो, थोबड़ा देखते हो, और बगल वाला जिसपे प्लास्टिक लगी होती है, जिसपे जो है लाल ऑक्साइड का पेंट किया होता है, ठीक है, लाल ऑक्साइड का पेंट किया होता है, और सामने वाला होता है जिसपे आप अपना थोबड़ा देखते हो, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये है आपका क्या है, कोई मतलब आप दर्पण कह सकते हो, कोई पृष्ठ कह सकते हो, समतल पृष्ठ कह सकते हो। इसके एक तल पर कलई की गई है, ये पीछे वाला जो तल है उस पर ये क्या किया गया है, कलई किया गया है। क्या किया गया है, कलई किया गया है। इस पर क्या किया गया है, कलई किया गया है। जबकि दोस्तों इसका ये वाला जो तल है, ये वाला तल, ऊपर वाला तल, ये वाला तल क्या कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा। परावर्तक मतलब क्या हुआ, जिस पे वह तल जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित हों उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ। जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तित हों उस पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। मैं यहाँ पे इस पर एक अभिलंब खींच देता हूँ। ये दोस्तों हमने क्या कर दिया, एक अभिलंब खींच दिया। ये हमने क्या खींच दिया, कोई अभिलंब खींच दिया। जो प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, जो प्रकाश किरण आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जो आती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और टकराने के बाद जो परावर्तित हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये जो है आपकी किरण कौन सी किरण कहलाएगी, परावर्तित किरण। क्या कहलाएगी, ये परावर्तित किरण। और ये वाली जो किरण है, ये वाली किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये आपतित किरण कहलाएगी। तो अब दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर, ठीक है, ये परावर्तक तल मैं लिखा, और ये परावर्तक तल तो ये ऊपरा वाला तल है ना, और ये पूरा जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या कहलाएगा, चमकदार तल कहलाएगा, चमकदार तल कहलाएगा। आप परावर्तक तल को चमकदार तल कह भी सकते हो, क्योंकि उसी से तो प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल से टकराती हैं, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार तल से टकराती हैं और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो ये घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक लाइन में दोस्तों आप लिख सकते हो कि प्रकाश किरणों का चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश किरणों का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बाकी जो आप परिभाषा पहले से तो आपको याद है यार कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम की तल से टकराती है और टकराने के बाद पहले माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये भी परिभाषा एकदम आसान है, ये भी परिभाषा सही है, लेकिन मैंने ये बोल दिया तो आपको अच्छा लगे तो लिख लो, बाकी आप जो पहले से याद किए हो वही लिख लो। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब दोस्तों परावर्तन में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ पे आपतित किरण, यहाँ पे अभिलंब, इनके बीच का जो कोण बनता है, आपतित किरण है तो आपतन कोण। ध्यान देना भाई, ये दोस्तों आपको बार बार आगे पहचानने में बड़ा काम आएगा कि आपतन कोण क्या होता है। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, देखो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इनके बीच का कोण आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, ठीक है। ये है दोस्तों परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब इस प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों दो नियम होते हैं,
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम देखो क्या लिखोगे? पहला नियम दोस्तों देखो, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या लिखोगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा यहाँ पे जो दोस्तों तीनों मिले हैं ना, यहाँ पे जो तीनों मिले हैं, तीनों बोले तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यहाँ पे इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी पर प्रकाश की किरण क्या हुई है? आपतित हुई है। इसी पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब होता है दोस्तों, जैसे ये हमारा बोर्ड एक तल है। अब इस बोर्ड में यहाँ पे देखो ये आपतित है, इसी में ये परावर्तित है, इसी में अभिलंब है। ऐसा नहीं हुआ कि आपतित ऐसे हुआ है, परावर्तित ऐसे हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। अगर ऐसे हुआ होता तो एक ही तल में नहीं कहा जाता। ये बोर्ड अपना एक तल है, इसी तल में आपका आपतित है, इसी तल में आपका परावर्तित है, इसी तल में आपका अभिलंब है, सब कुछ इसी तल में है, इसीलिए कहा जाता है एक ही तल में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक ही तल में होते हैं, सब कुछ एक ही तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला हो गया नियम। दूसरा नियम क्या हो जाएगा कि दोस्तों ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई भी प्रकाश की किरण जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। कोई भी प्रकाश किरण जितने कोण पर आती है उतना ही कोण पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। दोस्तों ये सब आपको बढ़िया तरीके से शब्दों में मैंने बोल दिया है, उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। थोड़ा आप लिखते रहेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी, कम समय में ज़्यादा क्वांटिटी की वीडियो बनेगी। नहीं पता चला मैं साथ में लिखते चलता हूँ ना, हालांकि लिखूंगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम लिखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि देखो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मैं कुछ चीज़ें पहले से लिख कर लेकर आता हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा लंबी वीडियो बने। अपना देख ही रहो दोस्तों कि हम लोग पीछे थोड़ा चल ही रहे, थोड़ा नहीं बहुत पीछे चल रहे हैं, तो उस पीछे को कवर करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा लंबी वीडियो बनाई जाए और आप खुद मेरे साथ साथ मेहनत करने का प्रयास करो कि कुछ चीज़ें जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ इसको लिखना ज़रूरी है, लिख लेते हैं, तो वो लिख लिया करो, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने आज की क्लास में क्या सीखा? सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में सीखा और प्रकाश का परावर्तन सीखा। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग दर्पण पे हल्का सा चर्चा करते हैं ताकि कल की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समतल दर्पण के बारे में ढेर सारा पॉइंट सीखेंगे। कल की वीडियो हमारी रहेगी समतल दर्पण पे, ठीक ना। तो अब समतल दर्पण जब वीडियो बनाएंगे तो पहले दर्पण क्या होता है आज की क्लास में थोड़ा बहुत समेट लेते हैं कि दर्पण क्या होता है भाई, ठीक है। दर्पण दोस्तों मिरर। अब दोस्तों मिरर क्या होता है? वह चिकनी या पालिश सतह जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए, ठीक है, प्रतिबिंब बन जाए। लो भाई मैंने प्रतिबिंब के बारे में बताया नहीं, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, चलो ये सब दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेंगे समतल दर्पण के बाद, ठीक है। समतल दर्पण के बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे आते हैं कि बस इतना जानो कि प्रतिबिंब हम बताने वाले हैं, प्रतिबिंब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर क्या हुआ? वह चिकनी या पालिश सतह जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो एक लाइन परिभाषा मैं लिख देता हूँ, वह चिकनी या पालिश सतह, वह चिकनी या पालिश सतह जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए, जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए क्या कहलाता है भाई? दर्पण कहलाता है। प्रतिबिंब बन जाए दर्पण कहलाता है। वह चिकनी या पालिश सतह जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अब दोस्तों ये जो दर्पण होता है ना, दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये दर्पण कितने प्रकार का होता है? ये दर्पण आपका होता है 2 प्रकार का। दर्पण 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? पहला आपका दर्पण होता है समतल दर्पण होता है, और दूसरा आपका होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है आपका? गोलीय दर्पण होता है। पहला समतल दर्पण, दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण।
अब दोस्तों समतल दर्पण के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बेहतरीन वीडियो रहेगी। आपको समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे सब कुछ यार कम से कम 20-25 मिनट की वीडियो रखेंगे केवल और केवल समतल दर्पण के बारे में, ताकि आप इंटर के बाद कोई कंपटीशन देने जाओगे ना तो वहाँ पे अगर समतल दर्पण के बारे में पढ़ोगे, फिर आके ये नोट्स मिलाओगे, तब आपको लगेगा कि मेरा समतल दर्पण में अगर वही समय याद किया होता तो आज मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो वाला वीडियो बनाएंगे आपको। चलो, गोली दर्पण दोस्तों, ये गोली दर्पण अपना 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अभी अगली वीडियो में पहले हम लोग क्या सीखेंगे, समतल दर्पण के बारे में सीखेंगे। समतल दर्पण के बारे में सीखने के बाद लास्ट में हम लोग थोड़ा बहुत प्रतिबिंब के बारे में भी बता देंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है, सब कुछ चर्चा कर लेंगे। फिर दोस्तों शुरू करेंगे गोली दर्पण के बारे में। तो अपना पार्ट 2 शुरू हो गया है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जाएगा। बस आपको ज़रूरत है एकदम साथ साथ लगे रहने की, एक बढ़िया सा कॉपी बना करके उसमें नोट्स बनाने की और हर एक चीज़ को बढ़िया से लिखने की। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो जितना चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ ना, बहुत मतलब छाट के बहुत बेहतरीन तरीके से लिखवा रहा हूँ, ताकि आपका जो नोट्स होगा ना, वह आप नोट्स देखोगे वाह क्या ज़बरदस्त नोट्स बन रहा है। ठीक है, तो आप भाई नोट्स बनाते रहो, साथ साथ चीज़ों को समझते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और क्या चाहिए यार, और कुछ चाहिए एकदम नहीं दोस्तों। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई, सबको बाय बाय, राधे राधे।